तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में जो पहला ज़िला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, अब यहाँ पे दूसरा ज़िला है वो है देहरादून। और आज हम यहाँ पे देखेंगे देहरादून के इतिहास के बारे में और देहरादून के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो देहरादून जिला होता है, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, 1817 ईस्वी में होती है। और देहरादून जो जिला है ये कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये 2 राज्यों से भी सीमा बनाता है। जिले कौन कौन से हैं, तो हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, इनसे ये अपनी सीमा बनाता है। और राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाया है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर में, उत्तर पूर्व में उत्तरकाशी से, पूर्व में टिहरी से और दक्षिण पूर्व में ये पौड़ी से सीमा साझा करता है और दक्षिण में हरिद्वार से। तो इस प्रकार और 2 राज्यों से हिमाचल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल यहाँ पे दिखाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हनोल, इसके बाद यहाँ पे देखो चक्राता, यहाँ पे कालसी है और यहाँ पे लाखा मंडल, देहरादून और ऋषिकेश। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये कुछ प्रमुख स्थल दिखाए गए हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3088 किलोमीटर है और उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और ये दून घाटी में बसा हुआ है। अगर राज्य सीमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों से ये सीमा साझा करता है और 4 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं 4 जिले? हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। तो इन 4 जिलों से ये सीमा साझा करता है। हिमाचल का सिरमौर व शिमला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला देहरादून को टच करता है। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है। ठीक है, तो देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है जो 75 किलोमीटर लंबा है। दून घाटी में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं और यहाँ की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं तो आम, शीशम, साल, आंवला, सागौन, बांस, देवदार, चीड़, बांज, बुरांस, तो ये सभी यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं देहरादून के इतिहास के बारे में। जो देहरादून जिला है इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि देहरादून का जो प्राचीन नाम था, क्या क्या इसका प्राचीन नाम है। तो इसको पृथ्वीपुर व द्रोण नगर भी कहा जाता है। अब इसको द्रोण नगर क्यों कहा गया होगा, तो कुछ इतिहासकार यहाँ पे मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली होने के कारण कुछ इतिहासकार इसे द्रोण घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से माना जाता है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ पे देह त्याग किया गया था, इसलिए भी, और या फिर यहाँ पे जब गुरु राम राय आए थे तो उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था, तो इस प्रकार से भी इसका नाम यहाँ पे देहरादून पड़ा। देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो जो ये अशोक शिलालेख है ये देहरादून के कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ और इस शिलालेख से यहाँ पता चलता है कि यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है और यहाँ इस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र कहा गया है। यानी कि यहाँ के जो कुलिंद शासक थे उनके अधीन यह क्षेत्र आता था और वो कुलिंद शासक मौर्यों के अधीन शासन करते थे। यानी कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र था ये मौर्यों के अधीन था। ठीक है, और कालसी का यहाँ पे जो प्राचीन नाम है कालकूट, युगशैल और खतिका कहा गया है। सिख गुरु राम राय 1676 में देहरादून आए व यहाँ पे डेरा डाला था। तो यहाँ पे जो गुरु राम राय थे
ये फतेह फतेह शाह के शासनकाल में आए थे और फतेह फतेह शाह ने इन्हें 3 गांव दान में दिए थे। इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं कि देहरादून 1804 तक गढ़वाल के पंवार वंश के राजाओं के ये अधीन रहा। इसके बाद 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध होता है और युद्ध किन के बीच में होता है तो गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच यहाँ पे ये युद्ध होता है और जो प्रद्युम्न शाह होते हैं वो यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद 1814 में देहरादून का नाला पानी में ब्रिटिश सेना व गोरखाओं के बीच युद्ध होता है। तो जो ब्रिटिश सेना होती है इसका जो नेतृत्व करते हैं वो जनरल जिलेप्सी इसका नेतृत्व करते हैं ब्रिटिश सेना का और वो यहाँ पे मारे जाते हैं। और गोरखा सेना का नेतृत्व यहाँ पे करते हैं बलभद्र थापा। तो इसी प्रकार से फिर क्या होता है कि 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया व सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। तो ब्रिटिश यहाँ पे क्या करते हैं कि 1817 में देहरादून को जिला बनाते हैं और सहारनपुर मंडल में इसको शामिल कर देते हैं। इसके बाद 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है और 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके मेरठ मंडल में इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि 1817 में देहरादून को जिला बनाया जाता है और सहारनपुर मंडल में इसको शामिल करते हैं। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी में और उसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी हटाकर मेरठ मंडल में शामिल करते हैं और फाइनली यहाँ पे 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। इसके बाद 9 दिसंबर 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाया जाता है और जो देहरादून है ये उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। तो पहला है देहरादून, दूसरा है हल्द्वानी, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है रुद्रपुर, 5वां है काशीपुर, 6वां है रुड़की और 7वां है ऋषिकेश और 8वां है कोटद्वार और 9वां जो नगर निगम यानी कि अंतिम जो है वो है श्रीनगर। जो श्रीनगर नगर निगम है ये 31 दिसंबर 2021 को 9वां नगर निगम के रूप में इसको बनाया गया था। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं देहरादून जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मसूरी। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर मंसूर नाम का पौधा अत्यधिक मात्रा में होता था जिसके कारण इसका नाम मसूरी पड़ा। मसूरी की खोज आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, उन्होंने यहाँ पे मसूरी की खोज की थी। मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे 1843 में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया व मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। जॉन मैकिनन आयरिश ये व्यक्ति थे। इन्होंने 1842 में सबसे पहले मसूरी में छापाखाना लगाया था तथा यहाँ से द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था। और द हिल्स ये कब निकला, जो ये अखबार था ये 1842 में निकला था और 1865 में ये पूर्ण रूप से ये बंद हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव भी पास किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पास किया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि 1929 में महात्मा गांधी प्रथम बार मसूरी आए थे और उन्होंने यहाँ पे 2 दिन का प्रवास किया था। इसके बाद महात्मा गांधी दूसरी बार कब आते हैं तो 1942 में वो आते हैं और इस बार ये यहाँ पे 10 दिनों का प्रवास करते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं मसूरी में प्रसिद्ध स्थल, तो हार्डी व भट्टा जलप्रपात, गनहिल पॉइंट और लाल टिप्पा,
ये यहाँ पे मसूरी के प्रसिद्ध स्थल हैं। जो ये लाल टिब्बा है ये मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मसूरी क्राइस्ट चर्च, ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने। और ये जो शैली है, इसकी जो शैली है तो वो है गोथिक शैली। इसके अलावा यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट पीक, ठीक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक 1832 में मसूरी आए थे और 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से एवरेस्ट पीक रखा गया है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो दूसरा स्थल है वो है कालसी। कालसी का जो प्राचीन नाम है तो कालकोट, युगशैल और खरतिका कालसी का प्राचीन नाम है। जो कालसी है ये देहरादून के चक्राता तहसील में स्थित है और इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का लेख प्राप्त हुआ है। इसकी जो खोज होती है तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज होती है। इसकी जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। तो यानी कि जो ये क्षेत्र था ये ये जो संपूर्ण क्षेत्र था ये मौर्यों के अधीन में था। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट, युगशैल और खतलिक है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हेनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर कहा है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो अगला स्थल है वो है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल यहाँ पे मूर्तियों का भंडार है, यानी कि इस स्थान से लाखों मूर्तियाँ प्राप्त। ये जो लाखा मंडल है ये यमुना और रिखणा नदी के तट पर है और यहाँ पे लाखों मूर्तियाँ प्राप्ति हेतु ये प्रसिद्ध स्थल है। लाखा मंडल जौनसार बाबर क्षेत्र में है। यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। माना जाता है कि इस स्थल पर महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया गया था। यह स्थल यमुना और रिखणा नदी के संगम पर स्थित है और लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं जो अगला स्थल है वो है हनोल। तो हनोल जो है ये जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पे हनोल में महासु देवता का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर है और हनोल में महासु देवता का मंदिर हुण शैली में ये बना हुआ है। अगला जो स्थल है वो है चक्राता। चक्राता देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। चक्राता की स्थापना कर्नल हुम ने की थी। चक्राता में टाइगर वाटरफॉल व किमोना वाटरफॉल स्थित है। कांसर पर्यटक स्थल चक्राता में ही स्थित है और चक्राता की सबसे ऊंची चोटी वो है चिलमरी नेक। इसके अलावा यहाँ पे देवन पिकनिक स्पॉट ये भी चक्राता में है और बैराटगढ़ यह स्थल चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़ चक्राता से 15-16 किलोमीटर चौरानी चोटी पर ये स्थित है और माना जाता है कि जो ये बैराटगढ़ है ये महाभारतकालीन विराट की राजधानी थी, बैराटगढ़। आगे यहाँ पे देखते हैं जो अगला है वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है और केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा भरत कहा गया है। तो ऋषिकेश को कुब्जा भरत के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसके अलावा ऋषिकेश में ऋषि कुंड भी स्थित है और ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाया गया है और ये उत्तराखंड का 7वां नगर निगम है। इसके अलावा जो अन्य स्थल हैं तो फनवेली, गुच्चू पानी और घंटाघर। तो घंटाघर का जो शिलान्यास होता है वो 24 जुलाई 1948 को होता है और
सरोजिनी नायडू द्वारा किया जाता है। इसके जो निर्माता हैं तो कुंवर आनंद सिंह है और प्रारंभिक नाम था बलवीर टावर। इसके अलावा इसका उद्घाटन होता है तो 23 अक्टूबर 1953 को होता है और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया जाता है। तो ये थे यहाँ पे कुछ देहरादून जिले के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल और देहरादून के इतिहास के बारे में आज की वीडियो में हमने यहाँ पे ये देखा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।